बड़ी बहू, तुम्हारी सासू माँ कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बाबूजी, माँ जी आजकल पूरा पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती है, न बाहर निकलती है, न किसी से बातचीत करती है। मैं खुद सोचकर हूँ कि आखिर माँ जी को हुआ क्या है। बहू की बात सुनकर देवकी प्रसाद अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे भाग्यवान, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बहू कह रही है आजकल कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हो। अरे तो अपने कमरे में बैठना गुनाह हो गया है क्या? और फिर बाहर आकर करूंगी भी क्या? कौन सा मेरे लिए कोई काम बचा रहता है? घर में 2 वक्त का खाना खाकर पेट ही तो भरना है ना। जब खाना बन जाता है तो बहू खाना कमरे में पहुंचा देती है, चुपचाप खा लेती हूँ। अब उससे भी समस्या है क्या आप लोगों को? अरे भाग्यवान, ये बात बात पर ऐसे चिड़चिड़ाना क्या शुरू कर देती हो? आखिर हुआ क्या है? क्या होगा जी, घर में पड़े हुए पुराने फर्नीचर की तरह हो गई हूँ मैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस एक कोने में पड़ा पड़ा अपना समय काट रहा है। हद करती हो भाग्यवान तुम। अरे खुद को पुराना फर्नीचर कहना, ये कहाँ की समझदारी है? और फिर तुम अकेली बूढ़ी हुई हो क्या? हम भी तो बूढ़े हो गए हैं समय के साथ। पति देवकी प्रसाद की बातें सुनकर सुमित्रा ने अजीब सी चुप्पी साध ली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, आखिर माँ को अचानक हुआ क्या है? डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर के अनुसार माँ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन हमारा दिल जानता है कि माँ को कुछ तो समस्या है। माँ की बिगड़ती हालत देखकर परिवार में सभी लोग परेशान थे। एक दिन सुमित्रा की छोटी बहन रश्मि वहाँ आती है। जीजा जी, क्या बात है? दीदी इतनी बुझी बुझी सी नजर क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? अरे हमने तो सारी उम्र जीजी को कभी एक जगह बैठे हुए नहीं देखा, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, और अब देख रही हूँ बच्चे बहू से कोई मोह ही नहीं रहा। पूरा पूरा दिन न जाने अपने कमरे में बैठकर क्या करती है वो। अरे समय कैसे पास होता है इस तरह एकांत में पड़े रहने से? अरे भाई, हमसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन है, हमें तो कुछ बताती नहीं। तुम ही कोशिश करके देख लो, हो सकता है तुम्हें अपने मन की बात बता दे। हम सब तो कोशिश कर करके हार गए। जीजी, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ आप तो अपना कमरा छोड़कर बाहर ही नहीं निकल रही हो। अरे भाई, ऐसी भी क्या दौलत छुपी है आप किस कमरे में? चलिए कुछ देर बाहर टहल कर आते हैं। नहीं छोटी, तुम टहल लो, हमारा मन नहीं है। मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूंगी। अरे दीदी, सुबह से कमरे में आराम ही तो कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आज हम लोग मिलकर बच्चों के लिए चाट बनाते हैं? अरे नहीं भाई, क्या जरूरत है तुम्हें रसोई में दिमाग खपाने की? 2 बहू है, जो खाना हो बहू से कह दो, वो बना कर खिला देंगी। मेरा मन नहीं है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खाने का मन हो रहा है ना बनाने का मन हो रहा है। तुम लोग आराम से बनाओ खाना। बड़ी बहन के हाव भाव देखकर अब तो रश्मि मौसी को यकीन हो चला था, जरूर कुछ तो फांस है जो जीजी के मन में धसी हुई है। सबके जाने के बाद मौसी जी कमरे में अपनी बड़ी बहन के पास जाकर बैठ जाती है। दीदी, बाकी लोगों के सामने आप अपने मन की बात छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे मत छुपाओ। सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? विक्की कह रहा था तुम्हारे लिए टच वाला मोबाइल फोन भी लेकर आया था, लेकिन तुमने वो लेने से भी इनकार कर दिया, और सन्नी ने तुम्हारे कमरे में टीवी लगा कर दिया तो उसे भी नहीं देखती तुम। छोटी बहन की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में 2 आंसू। देख रश्मि, तू मेरी बात को नहीं समझ पाएगी। अगर तू वाकई मेरी परेशानी को समझना चाहती है तो तुझे मेरी कहानी शुरू से सुननी होगी। कुछ दिन पहले। मम्मी, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? जरा सी आंख लग गई थी। अरे मम्मी, बात क्या होगी? घर में आओ और आप ना दिखो तो ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। अरे 28 साल का हो गया है पागल, 2 महीने में तेरी शादी है, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है, इनमें कोई सुधार नहीं आया। मम्मी, अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो ना, आज ऑफिस में बहुत थकान हो गई है। अरे अगर चाय पीनी थी तो सुषमा से कहकर बनवा लेता ना, खाना बना रही है ना वो रसोई में, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? उनके हाथ की चाय किसे पीनी है? मेरा बस चले तो मैं खाना भी ना बनवाऊं उनसे। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। माँ, आलू वाले पापड़ भी सेक दो ना थोड़े से। घर में जवान बहू आ गई, लेकिन काम के लिए इन बाप बेटों को मैं ही नजर आती हूँ। ये लोग थके रहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं थक सकती। माँ कुछ देर में चाय लेकर बेटे के पास पहुंचती है। अरे बूढ़ी हो गई है तेरी माँ, अब माँ का पीछा छोड़ दे। बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन, मेरी माँ तो अभी बहुत जवान है। बेटे की बात सुनकर माँ सुमित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कुछ दिनों में छोटे बेटे की शादी भी हो जाती है, और शादी के बाद छोटी बहू मीनाक्षी भी सुषमा की तरह इस घर की सदस्य बनकर आ गई थी।
माँ जी वो आटा खत्म होने वाला है, क्या करूँ? बाजार से पिसा आटा मंगवा लूं क्या? अरे पिछले महीने गांव चली गई थी, इसलिए मैं तो गेहूं साफ करना ही भूल गई थी। अब बिल्कुल आटा खत्म हो गया तब बता रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर के काम निपटाओ, मैं गेहूं धोकर साफ कर देती हूँ, कल पीस कर आ जाएगा। पूरा दिन सुमित्रा गेहूं साफ करने में लगी रही और उसके बाद आटे के खत्म होने से पहले उसने गेहूं पिसवा कर बहू के हाथ में थमा दिया। अपनी सासू माँ से कहो अपने हाथ की 1 कप चाय पिला दे। पापा जी चाय मैं बना देती हूँ ना, माँ जी तो आज पूरा दिन से गेहूं साफ करने में लगी हुई हैं। अपनी सास से बोलो, उसके काम तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हमें 1 कप चाय बना दे, उसके बाद जो करना है करे। ससुर जी की बात सुनकर छोटी बहू सास को बुलाने के लिए छत पर पहुंच जाती है। मम्मी जी, पापा जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हाथ की ही चाय पियेंगे, आप बना दीजिए ना, तब तक गेहूं मैं साफ कर देती हूँ। अरे बहू रहने दे, उम्र बढ़ गई लेकिन अभी भी अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही तुम्हारी बाबूजी की। ये बूढ़ी क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो चाय बनाने के लिए ऊपर से नीचे आऊंगी क्या मैं? सुमित्रा गुस्से में बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और 1 कप चाय बनाकर पति के हाथों में थमा देती है। अरे भाग्यवान, अभी तुम गेहूं के चक्कर में परेशान हो, उससे पहले घर में सारे मसाले पीसने में लगी हुई थी, उससे 4 दिन पहले आम का अचार डाल रही थी। अरे हमें तो समझ में नहीं आता, बहू आ गई लेकिन तुम्हारा काम खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आप लोग अपना काम खुद से करना शुरू करेंगे तब जाकर मेरा काम खत्म होगा। अच्छा सुनो, चाय का तो बस बहाना था, हमने तो ये बताने के लिए तुम्हें बुलाया था कि अगले सप्ताह रिटायरमेंट है मेरा। मैं भी 24 घंटे तुम्हारे साथ घर पे ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी तरह सारी जिंदगी काम कर करके नहीं बिताने वाला। मैं तो अब ऐश करूंगा भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे पिताजी आप। अरे पिछले 40 सालों से नौकरी कर रहे हैं, अब आपको भी आराम की जरूरत है। सारी जिंदगी बिता दी आपने नौकरी की भागदौड़ में, अब तो आपका सुकून से जिंदगी बिताने का समय आया है। काम की टेंशन आप हम दोनों भाइयों पर छोड़ दीजिए। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही भाई, बहुत भाग दौड़ करके ये जिंदगी के 60 बसंत पार कर लिए। अब तो रिटायर होने के बाद हम फुर्सत से जिंदगी बिताएंगे। अब ना सवेरे नौकरी पर भागने की जल्दी, ना ऑफिस में काम का प्रेशर, अपने मन के राजा बनकर जीने वाले हैं। हमने सोचा है रिटायरमेंट कोई रोज रोज तो होता नहीं, तो इसी खुशी में एक बढ़िया सी पार्टी रख लेते हैं। अब फटाफट सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो और समय पर सबको फोन करके निमंत्रण दे डालो। आपने तो बस कह दिया लिस्ट बना लो, सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलता है। अरे रिश्तेदारों को घर पर बुलाएंगे, बहन बेटियां खाली हाथ थोड़ी ना विदा करेंगे। आपने रिटायरमेंट पार्टी का नाम लेकर मेरे लिए कितने काम बढ़ा दिए, आपको पता भी है। सबके लिए विदाई देने के लिए कपड़े, साड़ियां सब लेकर आना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा सब। अरे क्यों चिंता करती हो, आपकी 2 बहू है, अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बहू में बांट दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब जिम्मेदारी का काम है, बहू के बस का नहीं है। ये सब तो माँ ही कर पाएगी। किसे बुलाना है, किसको क्या देना है, ये सब तो माँ ही समझे। हमें तो वही ये दुनियादारी समझ में नहीं आती। 1 सप्ताह का समय कैसे दौड़ते भागते निकल रहा था, सुमित्रा को होश नहीं था। पार्टी में अभी 2 दिन बाकी थे कि बेटी कीर्ति का फोन सुमित्रा के पास आता है। माँ पापा की रिटायरमेंट पार्टी के लिए आ रही हूँ, लेकिन आने से पहले सोचे आपको फोन करके याद दिला दूं कि मैं आऊंगी तो मेरे लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर तैयार रखना। आजकल ना बड़ी कमजोरी लगने लगी है, आप लड्डू बनाकर दे दोगी तो थोड़ी जान आ जाएगी। अरे बेटा, मैंने तुझे रेसिपी बताई तो थी, एक बनाकर तो देख एक बार। रेसिपी का क्या है, रेसिपी तो यूट्यूब पर भरी पड़ी है, लेकिन मुझे अपनी माँ के हाथ के लड्डू ही खाने हैं। अब आप अपनी शादीशुदा बेटी को एक लड्डू तक बनाकर नहीं दे सकती? बेटों के आगे तो दिन रात आगे पीछे घूमती रहती हो। ठीक ही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। अरे बेटा वो बात नहीं है, तू ना बात को कहां से कहां ले जाती है। अब तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, फिर ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आती है। चल ठीक है, तू नाराज ना हो, मैं तेरे लिए देसी घी के लड्डू बना दूंगी। तुम 2-4 दिन यहाँ रहोगी, खूब खाना और अपने ससुराल पैक करके भी ले जाना। अब तो खुश? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपको पता है माँ, आपके साथ बात करके ना मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, वरना यहाँ ससुराल में तो सब जिम्मेदारियां संभालते संभालते एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर भी एक बच्चा अभी बाकी है। फोन रखने के बाद, मम्मी जी ये क्या कर दिया आपने, दीदी को लड्डू बनाने के लिए हाँ बोल दिया। अरे पहले से आपके पास इतने काम कम है क्या, कैसे समय निकालेंगे लड्डू के लिए?
अरे बेटी है मेरी, जिद पर अड़ गई तो क्या करती। तुम चिंता ना करो, मैं रात में थोड़ा लेट तक जाकर उसका ये लड्डू वाला काम खत्म कर दूंगी। बेटी को लड्डू भिजवाने के लिए सुमित्रा कई घंटे तक रसोई में खड़े होकर लड्डू बनाती रहती। एक तो वैसे ही ज्यादा भागदौड़ करने के कारण उसके घुटने जवाब दे गए थे। बेटी के लिए लड्डू बनाते हुए सुमित्रा थककर बुरी तरह से चूर हो गई थी। रिटायरमेंट वाले दिन। अरे भाग्यवान, कुछ ही देर में मेहमान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रिटायरमेंट का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? अब क्या बताऊं जी, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अभी तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। सुमित्रा किसी तरह हाय हाय करते कपड़े चेंज करती है और थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाती है। पापा, आपने अपनी जिंदगी के इतने साल इस नौकरी को दे दिए, हमें आपके ऊपर गर्व है। अब हम बस यही चाहते हैं कि अब आप अपना आगे का समय कुछ अच्छा करते हुए बिताओ। एक तरफ सुमित्रा का हाल बेहाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रिटायरमेंट का फंक्शन खत्म होने लगा, रिश्तेदार वापस लौटने के लिए सुमित्रा के पास आने लगे। जी, अब आई हो तो एक दिन रुक कर ही जाती। मैं तो कह रही हूँ आप हमारे साथ घर चलो, घर से विदा करूंगी मैं आपको। अरे भाभी, घर पर किसी दिन आ जाएंगे, अभी इतने मेहमानों के बीच में आप अपना काम क्यों बढ़ा रही हैं? सुमित्रा ने ननद के लिए लाई हुई साड़ी और कुछ रुपए उनके हाथ में रखे और प्यार से उन्हें विदा कर दिया। बुआ जी को जाते देख एक एक करके मामा, मौसी और बाकी के रिश्तेदार भी आकर सुमित्रा के सामने खड़े होने लगे। पैरों में असहनीय दर्द होने के बाद भी सुमित्रा दौड़ दौड़ कर तोहफे में लाया हुआ सामान रिश्तेदारों को पकड़ाकर मिठाई के डिब्बे के साथ विदा कर रही थी। माँ, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बड़ी साली को तो आपने विदा ही नहीं दी, ऐसा कैसे चलेगा? आप भी ना बहुत लापरवाही करने लगी हो आजकल। अरे बस भी करो तुम सबके सब। देख रहा हूँ, जिसको देखो आकर सुमित्रा पर ऑर्डर चलाने लगता है। ऐसा लग रहा है तुम सबके सब दूध पीते बच्चे हो, जो उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों बहुओं के होते हुए भी कोई भी काम सुमित्रा के बिना नहीं होता। 40 साल नौकरी के बाद अगर मैं रिटायर हो गया तो क्या तुम्हारी माँ को रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है? तुम्हारी माँ की जिम्मेदारियों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आया, बल्कि समय के साथ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। पहले उसके पास सिर्फ तुम 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, अब नाती, पोते, बहू, बेटे सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है, और वो भी पूरा दिन तुम लोगों के पीछे नाचती फिरती है। तुम लोग नहीं जानते तुम्हारी माँ के घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है। उसके बाद भी पिछले कई हफ्ते से मेरे रिटायरमेंट की तैयारी में लगी हुई है। ठीक कह रहे हैं बाबूजी, हम सब माँ के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। घर में खाना क्या बनेगा, कौन सी सब्जी आएगी, किस रिश्तेदार के यहाँ आना है जाना है, हर काम में हम माँ को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, आज से हम वादा करते हैं माँ को किसी काम के लिए परेशान नहीं करेंगे। अपने बच्चे, घर, परिवार, रसोई सब कुछ हम खुद संभालेंगे, वादा करते हैं। भाभी ठीक कह रही है माँ, मैं भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए तुम्हें फोन लगा देती हूँ। ये तो कभी सोचा ही नहीं, तुम्हारी भी उम्र बढ़ रही है, अब इतना काम करने में तुम्हें भी तकलीफ होती होगी। मुझे आपके ऊपर लड्डू बनाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था। सिर्फ लड्डू ही क्या, मैं तो जब भी मायके आती हूँ अपने सारे कामों के लिए आपके ऊपर निर्भर हो जाती हूँ। परिवार में सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए सभी वादा करते हैं कि माँ के ऊपर घर के कामों का दबाव डालने के बजाय बाबूजी के साथ साथ माँ को भी रिटायर कर दिया जाए, ताकि वो भी अब अपनी बाकी की जिंदगी अपने तरीके से मस्त होकर जी सके। नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद एक और जहाँ बाबूजी बड़े खुश नजर आ रहे थे, वहीं माँ गुजरते दिनों के साथ बुझी हुई सी दिखाई देने लगी थी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे? बाबूजी तो जब से रिटायर हुए हैं अपने दोस्तों के साथ ही व्यस्त रहते हैं, और माँ उनकी तो ना कोई सखी सहेली है, ना उन्हें कहीं बाहर जाना पसंद है, इसलिए पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। अरे वही, माँ अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाती होगी। ऐसा करो, उनके लिए भी एक टच वाला मोबाइल फोन खरीद देते हैं और एक टीवी भी माँ के कमरे में लगवा देते हैं, ताकि माँ अपने खाली समय में बोर ना हो, बल्कि अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखकर मजे से अपना समय पार कर सके। अरे बेटा, मुझे कहाँ आदत है ये मोबाइल और टीवी की। जीवन भर जो काम किया ही नहीं, अभी कैसे अचानक उसकी लत लगेगी। अरे माँ, पहले तो तुम इसलिए मोबाइल टीवी नहीं देख पाती थी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम था, जिम्मेदारियां थी। लेकिन अब तुम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हो, अब आराम से अपने जमाने की फिल्में देखकर एंजॉय करो, किससे रोका है? माँ को बारी बारी से सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। मोबाइल टीवी में उसका मन नहीं लगता था, और जो काम कर कर के उसका समय पास हो रहा था वो सब बहू ने अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए पूरा दिन अपने कमरे में मूर्ति बनकर बैठे रहने के अलावा अब सुमित्रा देवी के पास कोई काम नहीं बचा था, और यही कारण था कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी।
तू ही बता रश्मि, क्या करूं मैं? पहले हर आता जाता माँ माँ करके मुझे पुकारता था। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को अपना रखा कपड़ा नहीं मिलता था, किसी को दादी के हाथ का हलवा खाना होता था, तो किसी को मेरे हाथ के अचार के बिना खाना हजम नहीं होता था। और अब मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी तो जैसे कोई जरूरत ही नहीं है इन परिवार में। इन बच्चों, घर परिवार में ही तो मेरी जिंदगी थी। रश्मि, पिछले न जाने कितने सालों से ये घर में संभालती रही थी। सांस बनकर ये जिम्मेदारियां शरीर में धड़क रही थी। मुझसे मेरी सांसें जैसे छीन ली। सपना तुम्हारे जीजा जी को तो ये दिखा कि मुझे रिटायरमेंट की जरूरत है, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाया कि अपने बच्चों के लिए उनके काम करके देना एक माँ का स्वाभिमान होता है। और एक माँ को अपने बच्चों से कभी रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिटायरमेंट होते ही हम अंदर से खत्म होने लगते हैं। अभी किसी को मेरे हाथ के मसाले, अचार, मुरब्बे, हलवे और चाय का इंतजार नहीं है। किसी को मेरे हाथ के लड्डू की जरूरत नहीं है। सच बात तो ये है कि किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुमित्रा और रश्मि की बातें दोनों बहुएं भी छिपकर सुन रही थी। माँ जी, हम नहीं जानते थे कि परिवार के लिए काम करके आपको इतनी खुशी मिलती है। हम आपसे अलग नहीं हुए, बस आपको आराम देना चाहते थे। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपकी जरूरत नहीं है किसी को? पापा जी ने तो शाम की चाय तक पीनी छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें हमारे हाथ की चाय में स्वाद नहीं आता। आपकी पोती आजकल रोज स्कूल से मुंह फुलाकर आती है, क्योंकि उसे दादी के हाथ का टिफिन चाहिए होता है। बहुओं की बात सुनकर सुमित्रा उन्हें गले लगा लेती है और अगले ही दिन से रसोई में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाने लगती है।